नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं एम मानस रायसादा स्टडी सेंटर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीसीएस आरओ की वैकेंसी लगी हुई है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, इस वैकेंसी के लिए पीवाईक्यू के महत्व को आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंसी होती है, जो महत्व होता है, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने निर्धारित किया है कि आपको यूपीपीसीएस से संबंधित प्री और मेंस का जितना भी पीवाईक्यू है एक एक करके सेक्शनल वाइज हम कराएंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को देख रहे हैं। आज हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट क्या उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे जो आपसे 2022 में पूछा गया था। 2022 में लगभग इकोलॉजी इन्वायरमेंट से, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 20 से 22 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। उन सभी क्वेश्चन को हम विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं कि आपसे उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा किस प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा है और क्वेश्चन का किस प्रकार नेचर है। इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। आपके पास 4 विकल्प हैं: कतरनिया घाट, किशनपुर, चंबलपुर, रायपुर। अगर हम कतरनिया घाट की बात करें तो कतरनिया घाट 1976 में स्थापित हुआ था। कतरनिया घाट कब स्थापित हुआ था? 1976 में स्थापित हुआ था। अगर हम किशनपुर की बात करें तो किशनपुर 1972 में स्थापित हुआ था। अगर हम चंबलपुर की बात करें तो यह 1979 में स्थापित हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, रायपुर जैसा उत्तर प्रदेश में कोई वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। अगर रायपुर की जगह पे रानीपुर होता तो बात बन जाती। ये रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य 1977 में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यह प्रश्न जो पूछा गया है, यह प्रश्न अपने आप में गलत है। राइट, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। मेरे प्यारे साथियों, में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। अलग अलग प्रारूपों में, अलग अलग डायमेंशन से इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। 1974, 1986, 1981, 1971। राइट, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगर आपसे जल संरक्षण अधिनियम पूछे, आपसे अगर जल संरक्षण अधिनियम पूछे तो यह 1974 में। अगर आपसे वायु संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1981 में पारित किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अगर पूछा जाए तो 1972 में। अगर आपसे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो यह 2002 में पारित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं: अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव रासायनिक प्रदूषक, गैर प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक। तो आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक। मेरे प्यारे साथियों, इसका अन्य उदाहरण जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सब भी अजैव अपघटनीय प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। DDT पे इस समय भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, जो नेशनल पार्क है या वन्यजीव अभयारण्य है या टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र है या वेटलैंड है, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इस बार प्रश्न स्थान या इसकी विशेषता से न होकर आसपास की नदी से पूछ लिया है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। आपके पास 4 विकल्प हैं: डल, कोलेरू, लोकटक, बुल। अगर हम डल झील की बात करें तो यह कहाँ पे है? यह जम्मू एंड कश्मीर में है। कोलेरू की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। राइट, लोकटक जो है ये आपका कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक है, बुलर ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, तो ये आपका सही जवाब क्या होगा? लोकटक झील।
मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान संगाई हिरन के लिए फेमस है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व में एक अनोखा स्थान रखता है। इसे तैरता हुआ या झूलता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, बायोमास के बारे में है, एनर्जी से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, जियोथर्मल एनर्जी हो, या फिर अन्य प्रकार की कोई भी ऊर्जा हो। ठीक है, तो एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। आपके पास 4 विकल्प हैं, परमाणु ऊर्जा, लकड़ी, कोयला, गोबर। जब बायोमास की बात आती है तो ये बायोटिक एनर्जी की बात कर रही है। बायोटिक का मतलब जीव जंतु पेड़ पौधों से, तो लकड़ी, कोयला, गोबर ये सब बायोमास ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी ये यूरेनियम 35 से होता है, तो ये बायोमास के अंतर्गत नहीं आता। राइट। थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बिल्कुल है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ऑर्गन ये जी और मीथेन ये भी है। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑर्गन। ऑर्गन जो है यह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता। ऑर्गन जो है वायुमंडल में तीसरे स्थान पे आता है। इसका जो अगर हम बात करें कि इस वायुमंडल में इसका प्रतिशत है, तो वायुमंडल में यह लगभग 0.93% पाया जाता है, और तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन। राइट। तो यह GHG गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो गंगा एक्शन प्लान की इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इसका जो उद्देश्य था, पर्पज क्या था। पहली बात तो आप याद रखना, 1985 में एक योजना लाई गई थी। तो अगर आप विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन तक सही पहुंच पाएंगे। नदी के जल को केवल सिंचाई के प्रयोग में, जी बिल्कुल नहीं, केवल सिंचाई के प्रयोग में गंगा एक्शन प्लान का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले गंगा नदी से सिंचाई का प्रयोग किया जा रहा था। केवल बांध बनाया जाए ऐसा नहीं है, इससे पहले गंगा नदी पे बहुत सारे बांध बन चुके थे। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित बनाना, बिल्कुल ये सही है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित बनाना, यही 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। यह पहले चरण की बात की जा रही है। अगर हम गंगा एक्शन प्लान के दूसरे चरण की बात करें, तो दूसरा चरण आपका 1993 में आता है, जिसमें गंगा में कुछ और अन्य नदियों को जोड़ लिया गया था गंगा एक्शन प्लान में, जैसे गोमती है, यमुना है और दामोदर। इन 3 नदियों को इसमें और शामिल कर लिया गया था। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। आपसे पूछा गया है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है। सदैव मतलब परमानेंट। ओजोन, एल्यूमिनियम आयन बिल्कुल नहीं, फास्फोरस बिल्कुल नहीं, मीथेन से कोई मतलब नहीं है। ओजोन जो है प्रकाश रासायनिक धुंध में हमेशा होता है। ओजोन, जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओजोन एक द्वितीयक पोल्यूटेंट होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आता है, और इसका निर्माण भी प्रकाश रासायन प्रक्रिया के तहत ही होता है, फोटो केमिकल रिएक्शन के तहत ही होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वृक्ष पर्यावरण के लिए बहुत हितैषी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो पर्यावरण के लिए वाकई में बहुत ही खतरा है। ठीक है, जिसमें आपका क्या आता है, केला, नीम, बबूल। अगर हम इनकी बात करें तो ये फ्रेंडली होते हैं। यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यूकेलिप्टस की विशेषता ये होती है कि ये इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई तक चली जाती हैं।
और ये जो ज़मीन की नमी है इसको बहुत अधिक मात्रा में ऑब्जर्व करता है, बहुत अधिक मात्रा में इसे पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आप इसे एग्रीकल्चर लैंड के पास लगा देते हो तो एग्रीकल्चर लैंड के जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जाएगा, जिससे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ऐसे यूकेलिप्टस को जो है नमी वाली भूमि पे, वेटलैंड वाली भूमि पे लगाया जाता है, राइट। तो वर्तमान में यूकेलिप्टस के वृक्ष पे भारत सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। आप इसे एग्री लैंड वाली भूमि में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक की बात की जा रही है। आपके पास 4 विकल्प हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश में प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक जल पाया जाता है। अगर हम भारत में किसी राज्य की बात करें तो भारत में पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक जल पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार में भी इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आर्सेनिक से सबसे महत्वपूर्ण स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, स्किन रोग होता है। यह आपके हृदय, आपकी किडनी, लीवर, इन तमाम चीज़ों पे भी प्रभाव डालता है आर्सेनिक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके ब्लड में भी ये घुल के आपके स्वास्थ्य को खराब करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है किसके द्वारा तप्त होता है, गर्म होता है। प्रकीर्ण सौर विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। आपका सही जवाब होगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, राइट। जैसा कि आप जानते हो सूर्य से जो भी किरणें आती हैं पहले हमारी पृथ्वी उसको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसको रिलीज करती है, और जब पृथ्वी द्वारा जो किरणें रिलीज की जाती हैं उससे हमारा वातावरण गर्म होता है, क्योंकि वो दीर्घ तरंगे होती हैं। उसको जो GHG गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, उसको स्पेस में नहीं जाने देती, उसको स्पेस में जाने से रोकती हैं, जिससे हमारा जो पृथ्वी है उसका जो वायुमंडल है वो गर्म रहता है। लगभग 15 डिग्री औसत तापमान बना रहता है, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, राइट। कोचीन, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद। ये 2015 में करंट में रहा था ये क्वेश्चन, 2015 की बात है। कोचीन जो कि केरल का एक खूबसूरत शहर है, उससे जो है पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा का उपलब्धि हासिल हुई है, राइट। तो ये 2015 में करंट में था। आपसे ये स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछ लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। जैसा कि हमने आपसे पहले बताया था कि अगर वन रिपोर्ट है तो वन रिपोर्ट से एक प्रश्न बनता है। तो 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट आई थी। कौन सी वन रिपोर्ट आई थी 2021 में? यह 17वीं वन रिपोर्ट है, राइट। तो इसके तहत अधिकतम वृद्धि किस राज्य ने दर्ज की है प्रश्न पूछा गया है, न कि ये प्रश्न पूछा गया है कि वनावरण कितना है। अगर आपसे वनावरण पूछ ले तो 21.71% इस समय वनावरण है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये बात करें कि वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज किसने की है, तो आपका सही जवाब होगा क्या। जैसे विकल्प आपके पास है असम, आंध्र प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो आप सोचिए, ज़रा दिमाग लगाइए कि वहाँ कमी, जहाँ पे वनों की कमी होगी वहीं पे वृक्ष लगाए जाएंगे, वहीं पे वृक्षों का विस्तार होगा। तो असम और अरुणाचल प्रदेश में वनों की कमी है नहीं। आंध्र प्रदेश और केरल में से कौन एक सही जवाब है? आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा, ठीक है। क्रमशः इन्होंने वृद्धि दर्ज की। अगर यह आपसे प्रश्न पूछे कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनों में कमी कहाँ आई है, तो वनों में कमी सबसे ज़्यादा कहाँ आई है? अरुणाचल प्रदेश में आई है, फिर मिजोरम में आई है, राइट। तो इस तरह से आप हर डायमेंशन पे ध्यान दोगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करना है।
लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही है। जो लिम्नेटिक क्षेत्र होता है, जो खुला क्षेत्र होता है समुद्र का, जहाँ प्रकाश बहुत आसानी से पहुँच जाता है, वहाँ फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं उनकी वृद्धि बहुत अच्छे लेवल पे होती है, तीव्रतम होती है। तो वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु, मछलियों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो ये पोषक तत्वों के कारण होता है, ठीक है। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, ये भी सही है। खुला क्षेत्र होने के कारण ही वहाँ पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ओजोन दिवस हो, चाहे जैव विविधता दिवस हो, चाहे पर्यावरण दिवस हो, ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो ओजोन दिवस पूछा है किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगर जैव विविधता दिवस पूछे तो 22 मई को मनाया जाता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके पास दो कथन है और बात कर रहा है पारिस्थितिकी निकेत की, इकोलॉजी नीके की बात की जा रही है। पहला कथन कह रहा है यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों का उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करता है, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है प्रत्येक प्रजाति का अपना एक अलग स्थान होता है, ये भी सही है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं पारिस्थितिकी निकेत का मतलब मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ। जैसे आपका अपना घर है, आप अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, उसमें जितने लोग हैं सबके अपने अपने कमरे हैं, भैया भाभी बहन सभी के माता पिता के अपने कमरे हैं और सब सुरक्षित है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता। अगर आप कहीं से भी आते हो तो आपका अपना घर बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक वैसे प्रकार उसी प्रकार जैसे हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उनके अपने प्राकृतिक आवास होते हैं, उनके अपने स्थानीय आवास होते हैं, जहाँ वो सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ उनकी एक्टिविटी होती है, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो ये पहला कथन कह रहा है। और दूसरा कथन कह रहा है प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। हाँ, जैसे हर कमरे में अलग अलग लोग रहते हैं, सबका अपना कमरा होता है, वैसे यहाँ भी जो इकोलॉजी नीके होता है उसमें जितनी प्रजातियाँ होती हैं उनका अपना एक अलग स्थान होता है। तो कथन एक और कथन दो अगर हम बात करें तो दोनों कथन सही है, राइट। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो इस तरह से हमने देखा कि 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 17-18 क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस किया, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम 2021 को एनालिसिस करेंगे और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। राइसा द स्टडी सेंटर आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करती है।